नेक्स्ट यूनिट इट इज रिलेटेड टू द मार्केट रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर हम बात करने वाले रिलेटेड टू बैंक जो है वो काफ़ी तरह की ट्रांजेक्शंस करते हैं रिलेटेड टू प्रोप्राइटरी पोजीशंस को मेंटेन करना या फिर अपने कस्टमर्स के बिहाफ पर। अब डेफिनेटली उसमें जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू आपके पास अप एंड डाउन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन वो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है या फिर नहीं है। तो वो ट्रांजेक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, चाहे वो आपकी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन है, चाहे आपने यहाँ पर डेरिवेटिव में कोई पोजीशन ले रखी है, या फिर आपके कैपिटल मार्केट में या फिर आपकी मनी मार्केट में कोई पोजीशन है जिसको आपने होल्ड किया शॉर्ट टर्म के लिए। तो वो सभी ट्रांजेक्शन जिसको आपने ट्रेडिंग के पर्पस के लिए होल्ड किया है दोस वुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर ट्रेडिंग बुक ओवर दिया। ठीक है, ट्रेडिंग बुक में वो सभी ट्रांजेक्शन जो आपके एसेट जो है मार्केटेबल है उनसे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन की है वो आपकी ट्रेडिंग बुक में रहेगी। ट्रेडिंग बुक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो आपको मैं बताता हूं। नॉर्मली नॉट हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी, यानी कि आप उन सिक्योरिटीज को, बॉन्ड्स को, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को आप मैच्योरिटी तक नहीं रखने वाले हैं। आप उनको मैच्योरिटी से पहले ही लिक्विडेट कर देंगे। आप उसको पर्टिकुलरली किसी पीरियड के लिए रखेंगे फिर उसको लिक्विडेट कर देंगे। आरबीआई स्टिपुलेट करता है कि मैक्सिमम जो पीरियड अलाउड है होल्डिंग इन ट्रेडिंग बुक के लिए दैट इज बेसिकली 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इनिशिएशन, यानी कि जब भी आपने ट्रांजैक्शन को इनिशिएट किया है आप अगले 90 दिन के लिए, 90 डेज के लिए उसे अपनी ट्रेडिंग बुक में रखेंगे, अपने पास रखेंगे, फिर उसे मार्केट में लिक्विडेट कर देंगे। एंड इसमें एमटीएम सिस्टम का इस्तेमाल होता है, यानी कि मार्क टू मार्केट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। यानी कि आज की डेट में अगर मैंने शेयर परचेज किया, लेट से वो 100 रुपीज का परचेज किया, कल की डेट में उसका प्राइस 102 हो गया, तो ये प्रॉफिट जो बुक किया जाएगा 2 रुपीज के हिसाब से बुक किया जाएगा। नेक्स्ट डे उसका शेयर का प्राइस 98 रुपीज हो गया, तो जो लॉस यहां पर बुक किया जाएगा 4 रुपीज के हिसाब से यहां पर बुक किया जाएगा। दैट इज बेसिकली द मार्क टू मार्केट बेसिस ओवर है। उसके हिसाब से आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस की जो पोजीशन होती है उसको यहां पर काउंट करते हैं। ट्रेडिंग बुक में बैंक की जो प्रोप्राइटरी पोजीशन होती है, जिसमें प्रोप्राइटरी पोजीशन का मतलब रहता है कि आपने खुद के बेनिफिट के लिए उसको यहां पर परचेज किया या फिर सेल किया है। ठीक है, उसके लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटीज यहां पर शामिल रहती हैं। इंडिया में कमोडिटी को अलाउ किया ही नहीं गया क्योंकि उसमें ना काफी ज्यादा वेरियंस रहता है। ठीक है, एंड फर्दर डेरिवेटिव्स होते हैं ट्रेडिंग पर्पस से आपने रखे वो भी इसमें शामिल रहेंगे। एंड फर्दर इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो यहां पर शामिल रहते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल, ब्रोकरिंग एंड मार्केटिंग सिस्टम से हिसाब से वो भी इसमें शामिल रहेंगे। फर्दर अगर आपने हैजिंग पर्पज से आपने कोई इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की है, हैजिंग मतलब सेफगार्ड करने के लिए खुद को, यानी कि मैंने जो पोजीशन ऑब्टेन की थी मार्केट में उसके एक्सपोजर को कम करने के लिए मैंने यहां पर कोई डेरिवेटिव यहां पर ले लिया, तो उसके केस में क्या मैंने अपने आप को हैज करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए वो पोजीशन ऑब्टेन की है, तो डेफिनेटली उसमें भी वो शामिल रहेगी। ठीक है, फर्दर अ बैंक्स ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर हैज द फॉलोइंग रिस्क। तो कौन कौन से रिस्क उसमें शामिल होते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो इसमें हमारे पास मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क, मॉडल रिस्क, ये रिस्क शामिल रहते हैं। फर्दर लिक्विडिटी रिस्क को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एसेट लिक्विडिटी रिस्क एंड मार्केट लिक्विडिटी रिस्क को बढ़िया। फर्दर मार्केट रिस्क के भी टाइप्स हैं, तो हम सभी चीजों के बारे में यहाँ पर इन डिटेल यहाँ पर बात करने वाले हैं कौन कौन से यहाँ पर एक्सपोजर्स शामिल रहते हैं बैंक की ट्रेडिंग बुक के केस में। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं रिलेटेड टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब क्या है कि एडवर्स मूवमेंट्स हो गई है, मार्क टू मार्केट वैल्यू आपके सिस्टम की एडवर्स मूवमेंट होगी, यानी कि प्राइस रिस्क। मार्केट रिस्क को प्राइस रिस्क भी कहते हैं। अब यहां पर मार्केट की मूवमेंट की वजह से, मार्केट में चेंजेस की वजह से यहां पर आपके पोर्टफोलियो की एडवर्स जो यहां पर मूवमेंट हो सकती है, दैट इज रिस्क। बिकॉज रिस्क रहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस रहती है, तो अगर एडवर्स सिचुएशन रहेगी तभी वो लॉस होगा ना, तभी तो वो कंपाउंड होगा टू द लॉस इटसेल्फ। तो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू, दैट इज रिलेटेड टू द मार्केट रिस्क ओवर देयर। अब द पीरियड ऑफ एग्जिट और द लेंथ ऑफ द होल्डिंग पीरियड इज क्रिटिकल इफ यू आर होल्डिंग अ इंस्ट्रूमेंट फॉर 20 डेज। तो उसके केस में एडवर्स सिचुएशन अगर होगी तो कम होगी, लेकिन अगर वहीं पर मैंने होल्डिंग 90 डेज के लिए की है एडवर्स सिचुएशन, तो डेफिनेटली रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। रिस्क क्या और ज्यादा बढ़ जाता है। इफ गेट्स लॉन्गर सो डू डेविएशंस फ्रॉम द करंट मार्केट वैल्यू। अगर मैं यहां पर होल्डिंग पीरियड बताता हूं तो डेफिनेटली जो डेविएशंस है जो यहां पर करंट मार्केट वैल्यू से वो भी ज्यादा हो सकती है। एंड फॉर द यील्ड ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इज द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। जो यहां पर यील्ड है मेरी मार्केट पोर्टफोलियो से, वो क्या प्रॉफिट एंड लॉस जो मेरा अराइज हो रहा है यहां पर मार्केट ट्रांजैक्शन से, वो मेरी यील्ड है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो यहां पर दो दिनों के बीच में काउंट होगा, दैट विल बी रिलेटेड टू मार्क टू मार्केट वैल्यू बेसिस। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू वेरिएशंस ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट एंड पोर्टफोलियो। यानी कि पहले दिन अगर जब मैं देख रहा हूं तो उस टाइम पर प्राइस जो 100 था, एंड फॉर द सेकंड डेट के ऊपर ये प्राइस जो है 120 रुपीज है, तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना 20 का। ठीक है, दैट इज अ प्रॉफिट ओवर 20 ओवर है। ठीक है, तो इसके तहत ही मैं देखूंगा कि मेरे पास यहां पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि कम हो रही है। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट। Any deficiency in monitoring in the market portfolio might result in the market values deviating from the magnitude until the exit finally occurs. तो अगर आपके द्वारा कोई भी डेफिशिएंसी रहती है, जिस टाइम पर आप ट्रेड में पड़ गए, आपने अपनी पोजीशन को मेंटेन कर लिया टिल द डेट यू आर एग्जिटिंग इट, टिल द डेट यू आर एग्जिटिंग इट, अगर कोई भी यहां पर ऊंच नीच होती है, ऊंच नीच का मतलब है यहां पर कोई भी वैल्यू में आपके पास गिरावट देखने को मिलती है ड्यू टू योर डेफिशिएंसीज, ठीक है, वो यहां पर रिस्क में कंपाउंड हो जाएगी। ठीक है, इन द मीनवाइल पोटेंशियल डेविएशंस कैन एक्सीड बाय फॉर एनी डेविएशन। आप डेविएशंस को सेट तो करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वैल्यू एट रिस्क के थ्रू यहां पर मैं देखता हूं कि मुझे यहां पर मैक्सिमम रिस्क अपना कहां पर किस लेवल के बीच में रखना है। अब नॉर्मल सिचुएशन में वो रिस्क लेवल मैं मेंटेन कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरी तरफ से कोई यहां पर डेविएशन है, तो मेरी तरफ से डेविएशन है, तो उसके केस में क्या होगा,
दैट विल कंपाउंड टू मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। पहली चीज तो ये बताइए, पहली चीज तो ये बताइए, तो वो ऑपरेशनल रिस्क होएगा, वो मार्केट रिस्क में काउंट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट रिस्क बेसिकली वो रिस्क है जहां पर आपकी गलती की वजह से नहीं, मार्केट के अप एंड डाउन की वजह से आपके मार्केट के जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो यहां पर कम ज्यादा हुई है, ठीक है। लेकिन जब यहां पर मैं एक बात करता हूं रिलेटेड टू डेफिशिएंसी थी या लिमिटेशन थी मेरे एंड के ऊपर, वो बेसिकली ऑपरेशनल रिस्क होगा, दैट विल नॉट बी कंपाउंड टू द मार्केट रिस्क, ठीक है। इस चीज को जानना जरूरी है। फर्दर इट रिलेट्स टू द मार्केट रिस्क कैन बी कैटेगराइज्ड एज, उसको इंटरेस्ट रेट रिस्क, इक्विटी प्राइस रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड कमोडिटी रिस्क में हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क की वजह से। अब जहां पर इंटरेस्ट रेट की एडवर्स मूवमेंट्स होंगी, क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट्स की एडवर्स मूवमेंट्स होगी। अब जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है, उसके केस में क्या होगा, अल्टीमेटली मेरे पास प्री डिटरमाइंड कैश फ्लो होगा, पहले से कैश फ्लो होगा। अब वहां पर बेसिकली क्या होगा, उसमें यहां पर इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा। मार्केट वैल्यू जो होती है ऐसे सिक्योरिटीज की, दैट इज बेसिकली डिस्काउंटेड वैल्यू फॉर द कैश फ्लो, यानी कि मेरे पास डिस्काउंटेड वैल्यू होती है। लेट्स से कि मेरे पास एक बॉन्ड है एंड बॉन्ड के केस में मेरे पास फेस वैल्यू थी 100 रुपीज की, ठीक है, एंड उसके ऊपर 10% का कूपन है, यानी कि 3 साल का अगर बॉन्ड में मान के चलता हूं तो 3 साल मुझे 10 रुपए हर साल मिलने वाले हैं, दैट इज द थिंग, एंड लास्ट में मुझे 100 रुपीज में मिलेंगे। लेकिन अब यहां पर मुझे तो ये फिक्स है, ये अमाउंट यहां पर फिक्स जो हो रहा है कि मुझे 10 रुपीज हर यहां पर ईयर मिलेंगे। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर जो मैं इनकी वैल्यू काउंट करता हूं ना, वो डिस्काउंटेड वैल्यू काउंट करता हूं। कौन सी वैल्यू काउंट करता हूं, डिस्काउंटेड वैल्यू काउंट करता हूं। अब जब मैं डिस्काउंटेड वैल्यू काउंट करूंगा, जब मैं यहां पर डिस्काउंटेड वैल्यू को काउंट करूंगा, उस केस में पर्टिकुलरली क्या होगा, अब अगर वो डिस्काउंट वैल्यू यहां पर कम हो गई, डिस्काउंट रेट यहां पर कम ज्यादा हो गया, तो उसके साथ मेरे पास जो अर्निंग्स मेरी एक्सपेक्टेड है, वैल्यू जो थी उनमें चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटीज डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो एंड इफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस द मार्केट वैल्यू आल्सो चेंजेस, तो मार्केट वैल्यू भी चेंज होने वाली है। मार्केट वैल्यू जो है ऐसी सिक्योरिटीज की फॉल एज द इंटरेस्ट रेट राइजेस, क्योंकि बॉन्ड वैल्यू एंड इंटरेस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड। बॉन्ड वैल्यू एंड इंटरेस्ट जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो अगर मेरे पास इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो उसके केस में डिस्काउंटिंग ज्यादा होगी, डिस्काउंटिंग ज्यादा होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। कूपन रेट तो सेम होने वाला है, उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन रिलेटेड अगर मार्केट में यहां पर इंटरेस्ट चेंज हुआ ना, मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो बॉन्ड वैल्यू कम हो जाएगी। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया तो बॉन्ड वैल्यू बढ़ जाएगी। दैट इज द कंसेप्ट बेसिकली रिलेटेड। So market value of these securities fall as interest rate rises and rises as the interest rate falls over there where securities are held for a shorter period, जहां पर securities को आपने सिर्फ और सिर्फ एक छोटे पीरियड के लिए अपने पास रखा था। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, दैट वुड बेसिकली रिजल्ट इन व्हाट, एप्रिसिएशन ऑफ द मार्केट वैल्यू। इंटरेस्ट रेट कम हुआ, बॉन्ड वैल्यू बढ़ गई, तो मेरी मार्केट वैल्यू यहां पर एप्रिशिएट कर गई। इसका डेफिनेटली इंपैक्ट ऑपोजिट होगा। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया तो मार्केट वैल्यू मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो की यहां पर कम होने वाली। दैट इज बेसिकली द एडवर्स सिचुएशन। यील्ड कर्व जो है वो टाइम के साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जो यील्ड मुझे पहले आ रही थी वो बाद में नहीं मिल सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरेस्ट रेट चेंज अक्रॉस द डिफरेंट मैच्योरिटी डिफर्स। अब डिफरेंट मैच्योरिटीज के लिए इंटरेस्ट रेट जो चेंज होगा वो अलग अलग होगा। लेट्स से मैं ट्रेजरी बिल के एग्जांपल लेता हूं, तो वहां पर 91 डे ट्रेजरी बिल के लिए, 91 डे के लिए जो यहां पर मेरे पास इंटरेस्ट यील्ड है वो अलग होगा। जो 364 डेज के लिए जो यील्ड कर्व है वो यहां पर डिफरेंट होगा। तो इंटरेस्ट रेट में ही फर्दर आगे टाइप्स हैं जिसमें यील्ड कर्व रिस्क रहता है, जिसमें क्या रहता है, यील्ड कर्व रिस्क रहता है। तो यील्ड कर्व टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, यानी कि जितना मेरे पास मैच्योरिटी टाइम पीरियड है उसके हिसाब से यील्ड कर्व यहां पर चेंज होता है। तो डिफरेंट मैच्योरिटीज के लिए यहां पर यील्ड कर्व डिफरेंट रहेगा। दिस इज इंप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सिक्योरिटीज। चाहे आपने सेम ही तरह की यहां पर सिक्योरिटीज परचेज कर रखी है, लेट्स से मैंने ट्रेजरी बिल से परचेज कर रखे हैं, लेकिन अगर डिफरेंट मैच्योरिटीज के लिए भी परचेज किए हैं तो डेफिनेटली वहां पर भी इंटरेस्ट रेट जो है वो यहां पर रिस्क डिफरेंट डिफरेंट यहां पर इंपोज हो सकता है। इसके अलावा बेसिस रिस्क भी हो सकता है। व्हाट यू मीन बाय बेसिस रिस्क, जहां पर बेंचमार्क दोनों के अलग अलग है, ठीक है। एक जगह पर बेंचमार्क अलग यूज हो रहा है, दूसरी जगह पर बेंचमार्क अलग चेंज हो रहा है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज भी हुआ तो दोनों जगह सेम इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होने को देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि बेंचमार्क तो सेम मूवमेंट नहीं होनी है ना, बेंचमार्क की सेम मूवमेंट नहीं होगी। लेट्स से कि यहां पर मेरे पास दो बेंचमार्क हैं, एक मेरे पास बेंचमार्क है B1 एंड दूसरा बेंचमार्क है B2। यहां पर पहले 6% था इंटरेस्ट रेट, यहां पर भी 6% था। अब ये चेंज हुआ 0.5% के साथ, ये चेंज हुआ 0.75% के साथ। तो अल्टीमेटली यहां पर जो चेंज हुआ वो बेसिकली यहां पर 0.5% के साथ हुआ है, यहां पर 0.75% के साथ हुआ है। तो अल्टीमेटली जो चेंज हो रहा है वो तो सेम नहीं हो रहा ना, वो तो सेम नहीं हो रहा ना, वो तो डिफरेंट डिफरेंट यहां पर चेंज हो रहा है। तो वो बेसिकली क्या हुआ, दैट विल कंपाउंड टू बेसिस रिस्क, यानी कि इंटरेस्ट रेट रिस्क का एग्जांपल है, बेसिस रिस्क से रिलेटेड है। अब यहां पर जहां पर कैश फ्लो ओरिजिनेट होगा फ्रॉम द काउंटर पार्टी, काउंटर पार्टी से कैश फ्लो ओरिजिनेट हो रहा है कि आपको किसी और पार्टी से पैसे मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली
क्रेडिट रिस्क भी हो सकता है, वहां पर क्रेडिट रिस्क भी एसोसिएटेड। लेट्स से कि आपने किसी कॉर्पोरेट का बॉन्ड परचेज कर रखा था, ठीक है, कॉर्पोरेट का बॉन्ड परचेज किया हुआ था, अब कॉर्पोरेट ने आपको पैसे देने हैं ना, तो वहां पर काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क भी तो हो सकता है ना, क्योंकि वो पैसे दे ना दे उसके ऊपर है, तो काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क हो गया, दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो यहां पर ये सब चीजें रहती है, शामिल रहती है। सेकंड, इट इज रिलेटेड टू इक्विटी प्राइस रिस्क। अब इक्विटी क्या है? इक्विटी रिलेटेड टू द स्टॉक प्राइस, इट्स रिलेटेड टू द स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक प्राइस में जो वॉलिटिलिटी रहती है, दैट इज बेसिकली द इक्विटी प्राइस रिस्क। अब यहां पर इक्विटी स्टॉक प्राइसेस जो है उसमें तो काफी ज्यादा आपके पास वेरिएशन रहता है, तो वहां पर जो एडवर्स सिचुएशन है उसके केस में आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू काफी ज्यादा गिर सकती है। अगर फेवरेबल सिचुएशन होगी, फेवरेबल मूवमेंट होएगा तो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, एडवर्स मूवमेंट हो जाएगा तो लॉस भी हो सकता है। स्टॉक प्राइसेस जो है वो तो यहां पर मूव करते रहते हैं, दो रीजंस की वजह से स्टॉक मूवमेंट होती है। एक तो होता है मार्केट फैक्टर की वजह से, जहां पर मार्केट में ही सैलाब आया पड़ा है, जैसे कि आज की डेट में अगर चल रहा है ना, तो मार्केट में ही अप डाउन चल रहे हैं, तो वो आपका मार्केट से रिलेटेड होगा। दूसरी चीज होती है फंडामेंटल ऑफ द कंपनी, फंडामेंटल ऑफ द कंपनी, स्पेसिफिक फैक्टर्स, जिसमें दो पर्टिकुलर फैक्टर रहते हैं, मैक्रो फंडामेंटल, माइक्रो फंडामेंटल। माइक्रो फंडामेंटल कंपनी के बेसिक्स, कंपनी की चीजों से रिलेटेड। मैक्रो का मतलब रहता है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री उससे रिलेटेड, ठीक है। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द स्टॉक प्राइसेस में आपके पास फेरबदल किस तरह से होता है, एक मार्केट फैक्टर की वजह से, दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से। एंड मूवमेंट ऑफ प्राइसेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मार्केट फैक्टर, वो कौन सा? जनरल मार्केट रिस्क रहता है। क्या रहता है? जनरल मार्केट रिस्क रहता है। वाइल मूवमेंट तो स्पेसिफिक फैक्टर, उसे कहते हैं स्पेसिफिक या फिर आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क ऑफ इक्विटी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क ऑफ इक्विटी कहते हैं। नाम याद रख लीजिए, डेफिनेटली एग्जाम में आपको देखने को ये मिल सकते हैं। फर्दर इट्स रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अब आपने मार्केट पोजीशन मेंटेन कर ली है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में मेंटेन की हुई है, आपने फॉरेन करेंसी को परचेज किया, फॉरेन करेंसी के रेट कौन सा यहां पर सेम है, दोज आर आल्सो डायनेमिक, कितना वो मूव करते हैं, इवन पर सेकंड दे आर मूविंग ना, तो वो बेसिकली उसमें जो अपने मूवमेंट क्रिएट करी है, उसमें अपनी जो पोजीशन क्रिएट करी है, नॉट मूवमेंट, पोजीशन जो क्रिएट करी है, अब उसमें जो यहां पर एडवर्स मूवमेंट होगी तो उसकी वजह से आपको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी यहां पर हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन में आपके जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो भी शामिल है, चाहे आपने डेरिवेटिव ले रखे हैं वो भी शामिल है। अब वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स के साथ भी डिटरमाइन होते, इंटरेस्ट रेट रिस्क के साथ भी लिंक्ड है, क्योंकि जो फॉरवर्ड आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स के हिसाब से आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं। जो आप यहां पर फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, जो फॉरवर्ड पॉइंट्स होते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का पॉइंट शामिल रहता है, एक्सचेंज रेट शामिल रहते हैं, एंड फर्दर दैट इज बेसिकली टाइम डिपेंडेंट भी रहता है, कितने डेज का वो पीरियड है उसके हिसाब से भी आपका जो फॉरवर्ड पॉइंट्स है वो कैलकुलेट होता है। डेफिनेटली वहां पर अगर मूवमेंट देखने को मिलेगी तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहलाएगा। फर्दर इट इज रिलेटेड टू कमोडिटी प्राइस रिस्क। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द कमोडिटी प्राइस रिस्क। अब एक चीज समझ के चलिए, कमोडिटी मार्केट बेसिकली क्या रहती है, जिसमें हम किसी स्पेसिफिक कमोडिटी को लेकर के खरीद बेच करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि कमोडिटी मार्केट में अगर हम बात करें, रिलेटेड फ्यूचर्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, किसमें? फ्यूचर्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या करते हैं कि आप यहाँ पर उसको एक बंडल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर 250 यूनिट्स ऑफ हमने कॉटन को सेल करना है, ठीक है, कॉटन को सेल करना है। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड होगी, सप्लाई होगी, क्या होगी? डिमांड होगी, सप्लाई होगी, एंड उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, जो कमोडिटी के प्राइसेस होते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो डेफिनेटली प्राइस शूट अप हो जाएंगे। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो उसके केस में प्राइसेस कम रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया में ये चीज परमिटेड नहीं है, पहली चीज आपको बता देता हूँ, कमोडिटी मार्केट ऐसा रिलेटेड इंडिया में डील नहीं किया जाता है। मार्केट लिक्विडिटी और डेप्थ जो है ट्रेडिंग मार्केट की, वो यहाँ पर वेरी करती है कि इसमें कितनी लिक्विडिटी होगी, क्या आप उसको लिक्विडेट कर पाएंगे। लिक्विडेशन का मतलब रहता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर मैं परचेज कर लिया, तो अगर मार्केट में मैं खरीदने चाहूंगा तो क्या मैं फेवरेबल प्राइसेस के ऊपर यहां पर बेच सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, ठीक है। वो भी प्राइस वॉलिटिलिटी में फर्दर ऐड ऑन करते हैं, ये चीजें प्राइस वॉलिटिलिटी में ऐड ऑन करेंगी। प्राइस वॉलिटिलिटी का मतलब रहता है इसमें जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं आपको प्राइसेस में, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन द कमोडिटी मार्केट आर नॉट यूनिफॉर्म। इसमें ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करती है ईज एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज के ऊपर। आप कितनी आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। एंड कमोडिटीज हैविंग द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। कई कमोडिटीज आपकी पेरिशेबल होती हैं, जो कि उनका लाइफ स्पैन काफी कम होता है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। एंड फर्दर कमोडिटीज या फिर एनर्जी से रिलेटेड है, ऑयल गैस से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। कमोडिटी कैन बी नॉन पेरिशेबल भी हो सकती है, ठीक है, हाई प्राइस टू वेट रेशियो हो सकती है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। कमोडिटीज में भी बेस मेटल्स, जैसे कि टिपिकली प्राइस टू जो वेट रेशियो है वो काफी ज्यादा कम हो, तो उसके ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है वो यहां पर मैटर करती है, एंड वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्दर कमोडिटी प्राइसेस हैव हाई वॉलिटिलिटी, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा रहती है। लार्जर प्राइस डिसकंटिन्यूटीज प्राइसेस लीप
फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। एक्सपोजर जो रहता है यानी कि रिस्क जो रहता है यहाँ पर कम्युनिटी के केस में वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। यही रीज़न है कि यहाँ पर आरबीआई ने परमिट नहीं किया कि डायरेक्टली आप एक्सपोजर नहीं ले सकते। देखिए अगर आपने लैंडिंग की है एंड फर्दर आप उससे स्टॉक का एक हाइपोथिकेशन ले रहे हैं, एग्रीमेंट में साइन करवा रहे हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन आप एज सच बैंक जो है वो यहाँ पर कम्युनिटी में डील नहीं कर सकते, एक्सपोजर नहीं ले सकते। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर बैंक जो है वो एफसीआई को फाइनेंस कर सकते हैं अंडर द प्रोग्राम ऑफ फूड क्रेडिट। ठीक है, दैट इज द फंडा रिलेटेड टू द मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क में हमने डिफरेंट यहाँ पर टाइप्स पढ़ी। कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी है हमने यहाँ पर? सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट रिस्क, देन द इक्विटी प्राइस रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कमोडिटी प्राइस रिस्क को दिया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कवर ओवर हियर, इट इज द लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क बेसिकली क्या रहता है कि आप फ्रीली ट्रेड को लिक्विडेट कर पा रहे हैं पर्टिकुलर मार्केट में रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर या फिर नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए लिक्विडिटी रिस्क जो है अगर प्रेजेंट है वहां पर तो डेफिनेटली मार्केट प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए की चीज थी, वो उसका रेट 20 रुपए होगा, लेकिन मैं जब मार्केट में बेचने जा रहा हूँ तो कोई खरीदार ही नहीं है, मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, फिर से मुझे उसे 8 रुपए में 9 रुपए में बेचना पड़ रहा है मार्केट में, क्योंकि अदरवाइज कोई बायर अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट प्राइसेस के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है। एंड फॉर द अफेक्टिंग द अटेंशन ऑफ द अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब अगर उसका मार्केट प्राइस 20 रुपए हो भी गया, स्टिल अगर मैं लिक्विडेट नहीं कर पा रहा हूं तो डेफिनेटली बाकी की मार्केट भी पैनिक करने वाली है। ठीक है, लिक्विडेशन जो होता है उसकी वजह से क्या क्या चीज होती है? एडवर्स चेंज इन द मार्केट प्राइसेस। आपके पास लिक्विडेशन रिस्क अगर आ गया तो आपके पास मार्केट प्राइसेस में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे एंड फर्दर आप किसी फेयर प्राइस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लिक्विडेट यहां पर नहीं कर पाएंगे, अपनी पोजीशन को लिक्विडेट नहीं कर पाएंगे। लिक्विडेशन ऑफ पोजीशन कोज लार्ज प्राइस चेंज। अगर आप लिक्विडेट नहीं कर पा रहे हैं तो पोजीशन को यहां पर उसके बीच में आपको प्राइस चेंज देखने को मिलेंगे। इनेबिलिटी टू लिक्विडेट पोजीशन एट एनी प्राइस, यहां पर हो सकता है किसी भी प्राइस के ऊपर आप लिक्विडेट ना कर पाए, मार्केट जो होगी वो यहां पर बैरन हो गई है। ठीक है, तो वो चीज भी हो सकती है। अब यहां पर लिक्विडेशन रिस्क जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक मेरे पास रहता है एसेट लिक्विडेशन रिस्क, या फिर मेरे पास रहता है पर्टिकुलर आपके पास जो मार्केट लिक्विडेशन रिस्क रहता है वो रहता है। जब मैं एसेट लिक्विडेशन रिस्क की बात करता हूं तो पर्टिकुलरली किसी एक एसेट को मैं मार्केट में लिक्विडेट नहीं कर पा रहा हूं, उसके बारे में रहता है। एंड मार्केट लिक्विडेशन रिस्क रहता है एक जनरल ट्रेंड है जिसमें जनरल लिक्विडिटी क्रंच आ गया एंड मैं कोई भी जो अपना एसेट है उसको मार्केट में फेयर प्राइसेस के ऊपर यहां पर लिक्विडेट नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो लिक्विडेशन रिस्क इतने पॉइंट से रिलेटेड रहता है। फर्दर इट इज रिलेटेड टू क्रेडिट रिस्क एंड काउंटर पार्ट रिस्क। अब मार्केट वैल्यू जो होती है, मार्केट वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो इश्यूअर्स की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जो भी यहाँ पर इश्यूअर्स हैं, जो बोर्डर्स हैं, उनकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। एंड दैट इज क्वाइट बेसिकली आप उस चीज के बारे में सोचिएगा। लेट्स से कि आपने किसी कॉर्पोरेट का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट परचेज किया, ठीक है, यूर बेसिकली एक्सपेक्टिंग कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ इनफ्लोज मिलेंगे एंड फर्दर एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन आपको फुल वैल्यू भी मिल जाएगा, उस चीज के बारे में आप सोचते हैं। लेकिन वट से अगर आप यहाँ पर आपको इनफ्लोज ही नहीं आ रहे हैं तो वो कौन सा रिस्क हो गया? क्रेडिट रिस्क हो गया, डिफॉल्ट हो गया। इसी तरह से अगर मार्केट में किसी पर्सन से एक्सपेक्टेड था कि वो पर्सन पैसा पे करेगा लेकिन वो पैसा पे नहीं कर रहा है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा? दैट वुड बी बेसिकली द क्रेडिट और काउंटर पार्टी रिस्क इनटू पर्टिकुलरली। ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क ऑफ ट्रेडेड डेट सच एज बॉन्ड, डिबेंचर्स एंड द कमर्शियल पेपर्स इंडिकेटेड बाय द क्रेडिट रेटिंग। यानी कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट यहां पर अपने बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स इशू करता है तो उसको पहले सीआरए से, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से यहां पर क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ती है। अगर क्रेडिट रेटिंग बेटर होगी तो डेफिनेटली यहां पर इन्वेस्टर्स अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर कंपनी लॉन्ग टर्म में पैसा पे करेगी। अगर क्रेडिट रेटिंग कम है तो उसका मतलब क्या है कि रिस्क एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर एंटिटी इज ज्यादा। ठीक है, तो लोअर द रिस्क लेवल द लोअर इज द स्प्रेड। अब जितना अब हायर द रिस्क हायर इज द यील्ड, लोअर द रिस्क लोअर इज द यील्ड। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा रहता है। क्रेडिट रिस्क में अराइज ऑन द आइदर ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द इश्यूअर, या फिर इश्यूअर कैंड से या फिर बोर कैंड से डिफॉल्ट होने की वजह से क्रेडिट रिस्क अराइज हो सकता है। या फिर हो सकता है कि जो यहां पर क्रेडिट रेटिंग थी वहां पर उसकी डाउनवर्ड माइग्रेशन हो चुकी है, यानी कि लेट्स से कि पहले यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट थे उनकी रेटिंग ट्रिपल ए थी बट नाउ इट इज ट्रिपल बी, अब इसकी रेटिंग जो है वो यहां पर डाउनवर्ड हो गई है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी यहां पर क्रेडिट रिस्क अराइज हो सकता है। व्हेन रेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज लोअर द स्प्रेड ओवर द रिस्क फ्री रेट इंक्रीजेस। तो अगर यहां पर अगर इनकम होता है, अगर यहां पर आपके पास जो रेटिंग थी वो कम हो गई है तो यहां पर डेफिनेटली रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ज्यादा रिस्क के ऊपर ज्यादा यील्ड की डिमांड करती है। ठीक है, एंड फर्दर अगर मैं होल्ड टिल मैच्योरिटी व्यू की बात करता हूं तो पोटेंशियल फ्यूचर वैल्यू जो है ओवर द लाइफ वो क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर में रहेंगी, क्योंकि फ्यूचर फ्लो के ऊपर हो सकता है कि जो काउंटर पार्टी है वो पैसे पे ना करे। ठीक है, यानी कि मान लीजिए मैंने यहां पर सीडी यानी कि यहां पर एक परचेज किया, ठीक है, अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट परचेज किया। अब उसके केस में अगर मुझे मैच्योरिटी के ऊपर पैसे मिले ना, फिर क्या होगा? वो क्या कहलाएगा कि मेरे को काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क, दैट इज बेसिकली काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क दैट इज ओवर देयर। करंट मार्केट जो करंट क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर है वो करंट लिक्विडेशन वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करता है। जो करंट क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर है वो करंट लिक्विडेशन वैल्यू यानी कि जिस रेट के ऊपर मैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को अभी के रेट में निकाल सकता हूँ उस वैल्यू के ऊपर मैं काउंट करता हूँ।
एंड अगर मैं मार्केट ट्रांजैक्शन की बात करता हूं, देयर इज वन पार्टी डेट पेज मनी, एक पार्टी होती है जो पैसा पे करती है, दूसरी रिसीव करती है, एंड फर्दर फाइनेंशियल पेपर की क्वांटिटी मिल जाती है। लेट्स से कि यहां पर इस कंपनी ने ट्रांजैक्शन किया पर्सन ए के साथ, ठीक है, तो पर्सन ए ने पैसा इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट किया, एंड पर्सन यहां पर जो कॉर्पोरेट था, लेट्स से XYZ कॉर्पोरेट, इसने यहां पर पेपर जो थे, लेट्स से कमर्शियल पेपर, इसने यहां पर ए को यहां पर दे दिए, ए को यहां पर ये कमर्शियल पेपर दे दिए। अब काउंटर पार्टी को यहां पर क्या मिल गया, पैसा मिल गया, एंड पार्ट्स विद द फाइनेंशियल पेपर्स। अगर यहां पर ट्रांजैक्शन में कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करती है, सेटलमेंट को कंप्लीट करने में कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट वुड बी बेसिकली रिलेटेड विद द सेटलमेंट। वो किससे रिलेट करेगा, सेटलमेंट रिस्क से साथ रिलेट करेगा, जब किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लेकर के सेटलमेंट में दिक्कत हुई है। अब सेटलमेंट रिस्क भी बेसिकली दो तरह के होते हैं वैसे तो, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको सिंपली बताता हूं कि सेटलमेंट रिस्क बेसिकली है जहां पर जो दो पार्टीज है वो आपस में कंपीट नहीं कर पा रही, वो आपस में क्या कर रही है, ट्रांजैक्शन को सेटल नहीं कर पा रही, उससे रिलेशन में है। फर्दर इट इज रिलेटेड टू द मॉडल रिस्क, फर्दर इट इज रिलेटेड टू द मॉडल रिस्क। अब पर्टिकुलरली होता क्या है कि जो कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो वेरिएबल्स के ऊपर, पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ अ गिवन वेरिएबल जो होती है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि लेट्स से कि वो मार्केट वेरिएबल है, मार्केट वेरिएबल है, अब इसकी वैल्यू जो है वो क्या, डिफरेंट पैरामीटर्स P1 P2 डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब यहां पर इस मार्केट वेरिएबल को यहां पर सिंक्रोनाइज करने के लिए या फिर इसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया यहां पर, अब इन मॉडल्स का जो होता है इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। प्राइसिंग मॉडल रहते हैं या फिर रिस्क मेजरमेंट मॉडल रहते हैं जहां पर आप रिस्क को क्वांटिफाई करते हैं, ठीक है। अब इनका कॉमन इस्तेमाल किया जाता है एंड काफी ज्यादा एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया जाता है मार्केट रिस्क मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब यहां पर बहुत से एजम्पशंस लेते हैं हम पैरामीटर से रिलेटेड। अब फर्दर जो वैल्यू प्रेडिक्ट की जाती है इन मॉडल्स के द्वारा, अगर हम उनको एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको डेविएशंस देखने को मिलती है, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमुलेशन करना पॉसिबल ही नहीं रहता, ठीक है। अब उसकी वजह से गैप आ जाता है, यानी कि प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में एंड एक्चुअल वैल्यू जो ऑब्जर्व करनी है उसके बीच में मेरे पास क्या आ जाता है, गैप आ जाता है, एंड उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम मॉडल रिस्क कहते हैं। मॉडल रिस्क आने के क्या क्या कारण है, एक तो है कि आपने एजम्पशंस गलत लिए हैं या फिर एजम्पशंस जो लिए हैं वो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, या फिर आपने एक या उससे ज्यादा पैरामीटर्स को यहां पर क्या किया, इग्नोर किया। यूजुअली आपने सिंप्लीफिकेशन के लिए या फिर प्रैक्टिकल रीजन से पॉसिबल नहीं था पैरामीटर को एज्यूम करना, तो आपने उसके लिए उसको इग्नोर कर दिया, तो उसकी वजह से भी आपके पास डेविएशंस आ सकती हैं। या फिर जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक मैंने इस्तेमाल की है वो गलत है, या फिर जो डाटा था वो मेरे पास सफिशिएंट नहीं था, इनकरेक्ट जजमेंट भी हो सकती है किसी ना किसी आउटलाइनिंग को लेकर के। इन सभी वजह से यहां पर जो मॉडल रिस्क है वो यहां पर अराइज हो सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंड वीडियो को रेट करना ना भूलिएगा आउट ऑफ 10। सो फटाफट से वीडियो को रेट कर दीजिए, एंड आल्सो यू कैन एनरोल द कोर्सेज विजिटिंग द वेबसाइट iibf.info। तो आपको वेबसाइट विजिट कर लेनी है iibf.info, जहां पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज में। सो दैट वुड बी ऑल रेडी टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।